हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि हम पढ़ रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं मूल विधि में घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। क्या पढ़ रहे हैं? घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 पढ़ रहे हैं। इसमें अध्याय 3 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। अध्याय चौथा हमको क्या करना है? स्टार्ट करना है। इससे पहले क्या करते हैं कि मैंने बोला था कि प्रश्न लेके आऊंगा, तो उससे पहले क्या करते हैं, हम प्रश्न देख लेते हैं। क्या करते हैं? जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, क्या है, एक दो प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैं प्रश्नों को नोट कर ले रहा हूं। ठीक, तो ये देखो, मैंने प्रश्न नोट कर लिए। इतने मैंने रोक दिया था थोड़ा वीडियो। अब देखिए, इसमें प्रश्न पढ़िए कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम वर्ष, इसमें ऐसी खालिस्तान दिया है, खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित या क्या किया गया था? पारित किया गया था। क्या, हम दो डेट हमेशा पढ़ते हैं, क्या किया गया था? पारित किया गया था। ठीक है, तो इसमें बताओ, क्या बता सकते 2010 में, 2000, 2005 या 2020? ये 2021 यूपीएसआई की परीक्षा में क्या किया गया है? प्रश्न पूछा गया है। तो कहेंगे भैया 2005 में क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं हम, क्या है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा किसकी, जो घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है उसमें क्या शामिल नहीं होगा? क्या शामिल नहीं होगा? ये भी कब पूछा गया है? 2021 की यूपीएसआई की परीक्षा में 2021 में इसको भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है शामिल? जो हम जब धारा की कौन सी 3 पढ़ रहे थे, कौन सी धारा इसकी 3 पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या चीजें, 4 चीजें आई थी। क्या चीजें आई थी? 4 चीजों को हमने देखा था। क्या क्या देखा था? एक शारीरिक शोषण देखा था, एक दूसरा यौन शोषण देखा था। क्या देखा था? यौन शोषण देखा था। एक तीसरा देखा था, क्या तीसरा देखा था? मानसिक। और चौथा क्या देखा था? आर्थिक। क्या देखा था? चौथा आर्थिक देखा था। क्या देखा था? आर्थिक। तो इसमें तो क्या है, इसमें शारीरिक है, यौन है, आर्थिक है, तो इसमें क्या सामाजिक की जगह क्या था? मानसिक। तो इसमें क्या, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम आगे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं अगली धारा को, इसलिए मैंने रुका के ही नोट कर लिया, मैंने कहा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए हम आगे देखते हैं। जितनी धारा हम पढ़ चुके उसी के हिसाब से प्रश्न लेके आया हूँ, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ही आप पढ़ते चलेंगे साथ साथ, उसी प्रकार से प्रश्नों को भी क्या करते चलेंगे, हम देखते चलेंगे। चलिए अब आज हमको पढ़ना है नेक्स्ट अध्याय। अध्याय 4 देखते हैं। अध्याय 4 में क्या बताया गया कि अध्याय 4 बात करती है, अध्याय 4 देखते हैं। अध्याय 4 में धारा 12, 11 तक हम पढ़ चुके थे कल। सॉरी दोस्तों, कहाँ तक? 11 तक हम पढ़ चुके थे। तो इसमें अध्याय 4 में धारा 12 किसकी बात करती है? मजिस्ट्रेट के आवेदन या मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन करेगा? मजिस्ट्रेट को आवेदन तो मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन करेगा? इसमें हम बात करेंगे कि मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन करेगा, अब उसकी सुनवाई कब होगी, उस फैसला कब तक आएगा, ये सब चीज इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें हमको क्या देखना, पहली बात ये देखनी है कि मजिस्ट्रेट को आवेदन है, इसमें इतना लिखा है कि मजिस्ट्रेट को आवेदन, ठीक है। इसमें ये देखना है, इसके अंदर ये है कि मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन करेगा, कौन है वो जो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है, मजिस्ट्रेट के पास अपनी रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो आवेदन कौन कर सकता है देखते हैं। तो मजिस्ट्रेट को आवेदन लिखते हैं, आवेदन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, ठीक। तो
आवेदन कौन कर सकता है? तो आवेदन कौन कर सकता है? या तो क्या व्यथित व्यक्ति हो, क्या हो व्यथित व्यक्ति, क्या कौन कर सकता है? व्यथित व्यक्ति कर सकता है। कौन कर सकता है? व्यथित व्यक्ति। या दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, जो क्या है संस्थाएं थी, क्या जो संरक्षण या जो संरक्षण अधिकारी है, क्या कह सकते हैं? संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, अधिकारी क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। या इसमें क्या कोई अन्य व्यक्ति भी लिखा है, कोई अन्य व्यक्ति जो संस्थाएं, ठीक है, वो क्या कर सकती हैं? आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें जब आवेदन होने के बाद इसकी कोई भी अपराध जो हो गया है, अब उसका आवेदन किया गया, रिपोर्ट की गई है, तो मान लो आवेदन किया, मान लो रिपोर्ट जो है एफआईआर घरेलू हिंसा रिपोर्ट है, तो उसको करने के बाद तो उसी को हम आवेदन बोल रहे हैं। तो अब इसकी जब रिपोर्ट होगी तब सुनवाई कब होगी? किसके? मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट हो गई, ठीक है। अब इसकी सुनवाई कब होगी? तो अब देखते हैं इसकी सुनवाई कब होगी। तो इसकी देखते हैं पहली सुनवाई, पहली सुनवाई, पहली सुनवाई कब? पहली सुनवाई कब होगी? तो पहली सुनवाई में क्या कहा गया कि आवेदन प्राप्त होने से 3 दिन के अंदर, क्या कहा गया? जिस दिन जब मान लो आवेदन प्राप्त हुआ, मान लो आवेदन कितने 1 तारीख को प्राप्त हो गया, ठीक है, 1 तारीख को 3 दिन कितने हो जाएंगे? 4 तारीख को 3 दिन हो जाएंगे। तो कितने 4 तारीख के पहले पहले क्या हो जाना चाहिए? पहली सुनवाई हो जानी चाहिए। क्या? पहली सुनवाई हो जानी चाहिए। तो क्या कहेंगे? आवेदन प्राप्त, आवेदन प्राप्त होने के 3 दिन के अंदर, आवेदन प्राप्त होने से या होने से, क्या होने से 3 दिन के अंदर, कितने? 3 दिन, 3 दिन के अंदर क्या होनी चाहिए? पहली सुनवाई होनी चाहिए। कितने दिन के अंतर्गत? 3 दिन के अंदर क्या होनी चाहिए? पहली सुनवाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कब होनी चाहिए? पहली सुनवाई 3 दिन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें हमने ये 4 माना, तो 1 को होगा, तो इसमें क्या 3 मानना पड़ेगा, क्या 3 तारीख को। तो 3 के कितने? 3 तारीख को सुनवाई हो जानी चाहिए, 4 तक पहुंचनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सुनवाई कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इसका निपटारा कब तक होगा? निपटारा कब तक होगा? निपटारा कब तक? निपटारा कब तक होगा? तो निपटारा कब तक होगा? तो निपटारा के लिए कहा गया है कि पहली सुनवाई से 60 दिन के अंदर, क्या कहा गया? पहली सुनवाई जिस दिन होती है उससे क्या 60 दिन के अंदर क्या हो जाएगा? निपटारा हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? पहली सुनवाई से, पहली सुनवाई, सुनवाई से कितने? 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर क्या हो जाएगा? उस केस का निपटारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निपटारा हो जाएगा। तो मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन कर सकता है? व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो संस्थाएं हैं, ठीक है। अब सुनवाई कब होगी? आवेदन होने के बाद सुनवाई, आवेदन प्राप्त होने के कितने? 3 दिन के अंदर। कितने? 3 दिन के अंदर। कितने? 3 दिन के अंदर, 2 बार लिख गया था। तो निपटारा कब तक? पहली सुनवाई के कितने? 60 दिन के अंदर। तो इसको देख सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट धाराओं की ओर चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। जैसे मान लो कि अब क्या है, ये यहाँ पे रिपोर्ट हो गई, ठीक है। अब इसकी सुनवाई होनी है। क्या होनी है? सुनवाई होनी है। तो जो प्रत्यर्थी व्यक्ति है, जो अपराधी व्यक्ति है, उसको कैसे पता चलेगा कि आज तुम्हारी सुनवाई है और आपके ऊपर क्या केस हो गया है? क्या केस हो गया है, तो आपकी सुनवाई इस तारीख को है। तो ये कौन करेगा? तो चलिए इसके लिए बताया गया है कि धारा 13, इसके लिए देखते हैं हम धारा 13। धारा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास भी तो क्या होनी चाहिए? सूचना पहुंचनी चाहिए। तो क्या है? सूचना की तामील, सूचना की तामील।
तो सूचना की तामील का मतलब है कि कौन सूचना पहुंचाएगा, क्या करेगा, कौन सूचना पहुंचाएगा, कहां तक पहुंचाएगा, या कौन जानकारी देगा, किसके, यहाँ प्रत्यर्थी व्यक्ति को, किसको, प्रत्यर्थी व्यक्ति को कौन सूचना देगा, तो कौन देगा, जो कौन है, संरक्षण अधिकारी होता है। कौन, जो संरक्षण अधिकारी होता है वो क्या करेगा, वो प्रत्यर्थी को सूचना सूचना देगा, क्या करेगा, प्रत्यर्थी को सूचना देगा। जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब किसको, संरक्षण अधिकारी को सूचना देंगे, डेट बताएंगे इस तारीख को है, वो तुरंत जाके क्या करेगा, प्रत्यार्थी को सूचना देगा। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट की सुनवाई की तारीख जारी करने को क्या कौन करेंगे, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, सुनवाई की तारीख जारी कर देंगे। मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख क्या करेंगे, जारी कर देंगे, जारी कर देंगे, जारी कर देंगे। जारी करने के बाद फिर क्या करेंगे, इस तारीख को जब जारी हो जाएगी तो फिर कौन, जो कौन होता है, फिर जो संरक्षण अधिकारी होता है जारी कर देंगे। फिर संरक्षण अधिकारी किसको देगा, संरक्षण अधिकारी किसको, किसके पास भेजेगा, संरक्षण अधिकारी कितने, 2 दिन के अंदर, कितने, संरक्षण जो अधिकारी है वो कितने, 2 दिन के अंदर, कितने, 2 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर क्या करेगा, वो प्रत्यर्थी, या जिसको हम क्या कहते थे, जालिम भी कहते थे, जालिम अपराधी, प्रत्यर्थी 2 दिन के अंदर जाति को क्या करेगा, सूचना देगा, क्यों सूचना देगा, कौन देगा, संरक्षण अधिकारी देगा। मजिस्ट्रेट साहब क्या, सुनवाई की पहली तारीख हुई, ठीक है, उस तारीख पे क्या सुनवाई की उन्होंने क्या कर दी, डेट जारी कर दी, क्या कर दी, डेट जारी कर दी, बता दी। अब जो संरक्षण अधिकारी है उसका कार्य बचा है कि वो 2 दिन के अंदर, कितने, 2 दिन के अंदर उस जब प्रत्यर्थी व्यक्ति को क्या करे, डेट बताए, सूचना दे कि आपकी सुनवाई वहां पर है, आपने ऐसा ऐसा अपराध किया है, वो आपको वहां पर पहुंचना है। ठीक है, इतनी चीज आप समझ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे मान लो ये हो गया, अब कुछ ऐसा है कि जैसे जो महिला के साथ जो हुआ है, जो भी अपराध हुआ है, जो भी किया गया है प्रत्यर्थी द्वारा, कुछ ऐसा है जो क्या है, हम सबके सामने नहीं बता सकते, क्या कर सकते, हम सबके सामने नहीं बता सकते, है उसको क्या है, लज्जा है, शर्म है। तो मजिस्ट्रेट के यदि इच्छा है, क्या है कि मजिस्ट्रेट की इच्छा है, तो मजिस्ट्रेट से जो प्रत्यर्थी व्यक्ति है या उसका जो सहायक परिवार है, तो वो क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट से निवेदन करके वो क्या कर सकते हैं, एक बंद कमरे में भी सुनवाई की जा सकती है। तो इसके लिए भी क्या, इस चीजें भी तो देखनी पड़ेगी। तो सुनवाई कहाँ पे, जब सुनवाई होगी, अब सुनवाई की वहां पर पहुंच गई, तो अब सुनवाई होनी है, तो उसके लिए भी क्या आवेदन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी देखते हैं। तो उसके लिए भी धारा है धारा 16, धारा 16 में क्या बताया गया है कि कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना, किसका, कार्यवाहियों का क्या, हाँ, बंद कमरे में किया जाना, बंद कमरे में किया जाना। कई बार आपने मूवियों में ये चीजें देखी होंगी। ठीक है, तो इसमें कौन, मजिस्ट्रेट की उससे पूछ सकते हैं, मजिस्ट्रेट से कौन आवेदन कर सकता है, मजिस्ट्रेट की इच्छा पर कौन, या मजिस्ट्रेट से कौन आवेदन कर सकता है, कोई पक्षकार, चाहे कोई भी पक्षकार, दोनों में से कोई भी चाह सकते हैं, तो कोई पक्षकार चाहे तो क्या कर सकता है, कार्यवाही बंद कमरे में करा सकता है, चाहे तो कार्यवाही कैसी, बंद कमरे में करवा सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा, जो भी पक्ष होगा वो क्या करेगा, अपील करेगा, किससे, मजिस्ट्रेट से, तो फिर वो क्या करेंगे, सोच के बताएंगे कि हाँ ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ सकते हैं। अब चलते हैं, अब मान लो आदेश हो गया, अपील हो गया, कार्यवाही हो गई, सब चीज हो गई। अब जो क्या होता है कि वहां पे जो उन्होंने मजिस्ट्रेट ने निर्णय सुनाया उस दिन, अब वो निर्णय तो होगा नहीं, तो मान लो ठीक है, निर्णय हो गया,
ठीक है। तो अब उन्होंने क्या क्या करेंगे, अब वो क्या आदेश देंगे, किसको क्या आदेश देंगे, तो क्या प्रत्यार्थी जो व्यक्ति है उसको क्या आदेश मिलेगा, तो उसका जो आदेश है उसको तो वो क्या देंगे, तो वो चीज हम देखते हैं कि संरक्षण का जो आदेश होगा वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है, किसी को प्रत्यार्थी को किन किन चीजों पर रोक लगा सकता है, किन किन चीजों पर क्या कर सकता है। चलिए देखते हैं। धारा धारा 18, धारा 18 में क्या है, संरक्षण आदेश, क्या है, संरक्षण आदेश, संरक्षण आदेश, संरक्षण आदेश। अब ये संरक्षण जी किसको मिलेगा, जो व्यथित व्यक्ति है, किसको, व्यथित व्यक्ति को ही संरक्षण देंगे हम, क्या करेंगे, व्यथित व्यक्ति को ही संरक्षण दिया जाएगा। तो कौन, मजिस्ट्रेट देगा, तो मजिस्ट्रेट किससे देगा, जो जालिम व्यक्ति है, जो अपराधी व्यक्ति है, जो प्रत्यर्थी व्यक्ति है उससे क्या करेगा, बचाएगा। तो उससे बचाने के लिए क्या करेगा, क्या क्या आदेश दे सकता है, उससे मिलना जुलना बंद करवा सकता है, रहने की उसकी व्यवस्था दूर करवा सकता है, उसे कोई फोन कॉल्स इन सब चीजों पर क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है कि नहीं लगा सकता, बिल्कुल। कोई घरेलू हिंसा करने पर रोक लगा सकता है, तुम अब मारपीट नहीं कर सकते या किसी को उकसा भी नहीं सकते, तो ये सब चीजें पर रोक लगा सकता है। तो चलिए देखते हैं किन किन चीजों पर क्या कर सकता है, कि क्या हो सकता है। तो लिखते हैं कि व्यथित व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश देकर, संरक्षण आदेश क्या कर सकता है, संरक्षण आदेश देकर क्या कर सकता है, संरक्षण आदेश देकर प्रत्यर्थी को क्या कर सकता है, निम्न, या क्या कह सकते हैं, निम्न कार्यों के लिए रोकेगा। क्या करेगा, प्रत्यर्थी को निम्न कार्यों के लिए रोकेगा, कार्यों के लिए क्या करेगा, रोकेगा, रोकेगा। ठीक है, किन किन कार्यों के लिए रोक सकता है, तो देखिए देखते हैं कि किसको क्या बंद करवा सकता है। जैसे नंबर 1 में देखते हैं, घरेलू हिंसा के कार्य नहीं करोगे, क्या करोगे, घरेलू, तुम उसको मार पीटोगे नहीं, और जो घरेलू हिंसा के जो कार्य है वो नहीं करोगे। घरेलू, उसको आदेश दिया गया है कि घरेलू हिंसा के कार्य नहीं करोगे, कोई भी कार्य नहीं करोगे जिससे क्या हो, घरेलू हिंसा हो, घरेलू हिंसा के कार्य नहीं करोगे। दूसरी चीज क्या रोक सकता है, घरेलू हिंसा के कार्यों में मदद नहीं करोगे, क्या, घरेलू हिंसा के, घरेलू हिंसा के कार्यों में क्या, मदद नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, मदद नहीं करोगे। मदद कैसे करोगे, कि जैसे मान लो, ठीक है, हम नहीं मारेंगे, हमने जो, और हम और भी हमारे जो नातेदार हैं, माँ है पापा है, उनको क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उकसा तो सकते हैं, उकसा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उकसा सकते हैं कि नहीं कर सकते, उकसा सकते हैं कि नहीं उकसा सकते हैं। इसी को हम क्या कर सकते हैं, दुष्प्रेरण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि जाओ इसके साथ ऐसा कर दो, जैसे जो व्यथित व्यक्ति है इसके साथ ऐसा कर दो, जैसे, तो ये हो सकता है कि नहीं। तो ऐसा ऐसा भी नहीं करोगे, ऐसा भी नहीं करोगे, अगर करते हो तो फिर तुम्हें अलग से दंड मिल दिया जाएगा। फिर देखते हैं और चीज क्या है, कि व्यथित व्यक्ति के कार्यस्थल पर नहीं जाओगे। जैसे कोई महिला कहीं कार्य पे, कंपनी में या कहीं पे कार्य करने जाती है, या अपने घर पे ही काम करती है कहीं पे, तो उस स्थान पर आप नहीं जाओगे, क्या, कहाँ नहीं जाओगे, तो व्यथित व्यक्ति के कार्यस्थल पर नहीं जाओगे, कार्यस्थल पर नहीं जाओगे। अब इसमें आ सकता है कि कार्यस्थल पर, जैसे अब वो बच्चा स्कूल को, बच्चे को स्कूल ले जाने या छोड़ने जाती है, तो क्या हम बच्चे से मिलने जा सकते हैं, तो बच्चे के मामले में भी क्या होगा, वो स्कूल या कहीं पे नहीं जाएगा। तो इसमें भी इसी में है कि बच्चे के मामले में, क्या, बच्चे के मामले में विद्यालय स्कूल नहीं जाओगे, विद्यालय
क्योंकि जो जालिम व्यक्ति है वो बहुत बदमाश होता है, वो कह सकता है कि मैं तो इससे थोड़ी ना मिलने गया था, मैं तो अपने बच्चे से मिलने गया था। तो उस पे भी रोक लगा दी है पहले से कि बच्चे से के मामले में विद्यालय या स्कूल स्कूल नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। अब अगली क्या है, अगली में सीधे ही मना कर दिया क्या कर दिया कि किसी भी प्रकार से कोई भी संपर्क नहीं करोगे। क्या है और क्या है, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से फोन नहीं करोगे, कॉल नहीं कर, मैसेज नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, किसी भी प्रकार से कोई संपर्क नहीं करोगे, कोई संपर्क नहीं करोगे, नहीं करोगे। ये क्या है, ये किसके द्वारा, ये मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा किसको, ये प्रत्यर्थी जो जालिम व्यक्ति है उसको क्या निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं, जो सुनवाई हुई है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इतनी चीज देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे आगे। अब क्या हम इसमें वो भी आ सकता है कि हम तो अपने अब एक ही घर में रह रहे हैं, तो अब कैसे हो सकता है ये चीजें। अब ये चीजें तो ठीक है, मान लो जैसे दूर दूर रह रहे हैं तो ठीक है, अब यदि क्या है एक ही घर में रह रहे हैं तब क्या होगा, तब उसके लिए अलग व्यवस्था है। तो उसके लिए भी व्यवस्था उन्होंने बना के रखी है पहले से ही कि भैया कि यदि रह रहे हैं तो क्या उससे दूर रहोगे, क्या उससे क्या करोगे उसको अलग रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो किस धारा में है, वो है धारा 19 में। उसको देख लेते, धारा 19। धारा 19 में किस चीज की बात करती है कि निवास आदेश, किसकी, निवास आदेश की, कि निवास आदेश का, निवास आदेश है क्या, निवास आदेश की बात करता है। धारा 19 निवास आदेश की बात करती है। इसमें क्या है कि जो मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को क्या व्यथित व्यक्ति के निवास से क्या दूर रहने की या के लिए क्या करेगा, आदेश देगा कि जो व्यथित व्यक्ति है उसके पास आप नहीं रह सकते। क्या नहीं कर सकते, व्यथित व्यक्ति के पास में आप नहीं रह सकते। यदि रहते हो तो आप फिर से हिंसा कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मजिस्ट्रेट 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 किसको, प्रत्यर्थी को, प्रत्यर्थी को प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के पास या व्यथित व्यक्ति के निवास से, क्या कह सकते हैं, व्यथित व्यक्ति के पास में, बिल्कुल निवास से, निवास से दूर रहने का क्या करेगा, आदेश देगा, आदेश देगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं आगे। अब क्या है, ये चीजें हो गई। अब जैसे ये जो प्रत्यार्थी व्यक्ति है ये भी दूर रह रहा है, और जो व्यथित व्यक्ति है ये भी दूर रह रहा है। अब मान लो व्यथित व्यक्ति कुछ कार्य नहीं कर रहा है, इसको चोट भी लग चुकी है, इसको खाना पीना भी चाहिए, तो इसके लिए क्या पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसकी व्यवस्था भी की गई है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो उसकी पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी, तो उसको भी क्या है, सब चीजें देखी जाएंगी, तो उसकी व्यवस्था भी कौन करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं धारा 20 की ओर बढ़ते हैं हम। धारा 20, धारा 20, और धारा 20 में क्या कहा गया है धनी अनुतोष। क्या है, धनी अनुतोष के बारे में बात की जा रही है। किसकी, धनी अनुतोष, अनुतोष किसके बारे में, धनी अनुतोष के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें क्या कहा गया, जो व्यथित व्यक्ति है उसकी जो क्या है, व्यथित व्यक्ति की क्या है, उसकी संतान यदि वो या उसको कुछ नुकसान होता है तो उसकी जो भरपाई है वो किसको, मजिस्ट्रेट किसको आदेश देगा, प्रत्यर्थी व्यक्ति को आदेश देगा। किसको, प्रत्यर्थी व्यक्ति को आदेश देगा कि आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। किस किस की भरपाई कर सकते हैं, जैसे कोई खाना पीना की हो गई, ठीक है, हॉस्पिटल की हो गई, कोई बीमार होता है, कोई कुछ होता है तो हॉस्पिटल की वो भरपाई करेगा। ठीक है, और भी अन्य जो खर्चे होंगे उनकी भी क्या कर सकता है कर सकता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं इसमें कि व्यथित व्यक्ति या किसके साथ, किसके, व्यथित व्यक्ति या कौन, उसकी जो क्या है संतान, व्यथित व्यक्ति या उसकी संतान को यदि क्या होता है, कुछ नुकसान होता है, क्या को यदि कुछ नुकसान होता है, नुकसान
होता है, नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए क्या होगा, उसकी भरपाई के लिए मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी को धनी अनुतोष का आदेश देगा। किसका? प्रत्यर्थी को किसका? धनी अनुतोष का आदेश देगा। अब वो कौन कौन सा भर सकता है, क्या क्या इसको, क्या क्या किस नुकसान में या किस किस चीज में, किस में भर सकता है, किस को कर सकता है वो। ठीक है, तो जैसे चिकित्सा के खर्च में, चिकित्सा के खर्च में, ठीक है। और क्या कर सकता है, कोई संपत्ति का नुकसान हो जाता तो किसी संपत्ति के नुकसान में, किसी संपत्ति, फोन तोड़ दिया, ये कर दिया, उसके बाद फोन नहीं है, किसी संपत्ति के नुकसान में। और क्या कर सकता है, उसका जो भरण पोषण है, क्या उसका भरण पोषण तो मिलेगा, भरण पोषण। और क्या कर सकता है, और भी जो क्या हो गए अन्य खर्चे होंगे उनकी भरपाई क्या करेगा, अन्य खर्चे भी लगा दिए, अन्य खर्चे में लगा दिया, और जो भी होगा। तो यहाँ तक हमने आज क्या कर दिया, खर्चा दिलवा दिया। इसके बाद उसकी और आगे की चीज़ों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।